बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया था। आई होप कि तमाम क्लासिफिकेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई। उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 आप लोगों की होम असाइनमेंट के लिए थी और ये आप लोगों ने सॉल्व करके आना। उसमें कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन पूछी गई हैं जिनमें द फर्स्ट वन इज 7। द 7 ट्रांजैक्शन इज wages paid by a building contractor to his own staff for construction of an office room। अच्छा, अब देखें, मुझे एक बात बताएं कि जब आप लोगों के घर की कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो उसमें लाजमी बात है कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा, ईंटें वगैरह आएंगी, आपने उसके पैसे तो शामिल करने ही हैं। उसके बाद मजदूर भी लगाओगे आप, कुछ मिस्त्री भी, मतलब लेबर भी आप लोगों ने लगानी है, आप उसको भी पे कर रहे हो। एट द एंड जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है और कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये कंस्ट्रक्शन कितने में हुआ, आपका घर कितने में बना, तो क्या आप उसको सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बताओगे? क्या करोगे? ओवरऑल में क्या चीज शामिल है? वेजेस भी शामिल होगी। आप ये देखें यहाँ पर कि वो अपना एक फिक्स्ड एसेट बना रहा है, ऑफिस रूम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो लाजिम बात है उसने सिर्फ रॉ मटेरियल को तो नहीं शामिल करना, जो उसने अपने लेबर को पे किया है वेजेस, वो वेजेस भी उस कंस्ट्रक्शन रूम की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। मींस दैट कि आप लोगों ने वेजेस को कैपिटलाइज करना है एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप लोगों ने इसको लेके चलना है, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाना है। गॉट इट? क्लियर है ये बात? नेक्स्ट वन इज 9th, कैरेज पेड। कैरेज से मुराद होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरेज पेड टू ब्रिंग द अबाव मेंशन मशीनरी टू द फैक्ट्री। अब अबाव मेंशन मशीनरी हो, जो मतलब 8th में हम लोगों ने मशीनरी परचेज की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ आपको एक बुक चाहिए थी, अकाउंटिंग आपको बुक चाहिए थी और वो बुक आपको यहाँ से नहीं मिली, तो आप लोगों को ना मार्केट जाना पड़ा, और वहां मार्केट जाने के लिए आपके बाइक पे 100 रुपीज का पेट्रोल लग गया। आप गए 500 रुपए की बुक परचेज करके ले आए, अपने क्लास में आके रखी। मैं आपसे वो बुक को मैंने पूछा कितने की बुक है, आपने कहा 500 रुपए की। मैंने 500 रुपए निकाले आपको दिए और बुक आपसे ले ली, गुड है? क्यों 500 की नहीं? अच्छा 550 ले लो, 600। देखो क्या कि एक तो वो जो आप लोगों ने गुड परचेज की, वो जो बुक आप लोगों ने परचेज की, उसकी कॉस्ट, हालांकि मैं आपको 550 दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे देने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? 100 रुपीज की कॉस्ट आई है उसके ऊपर। क्यों? अब आपके लिए वो बुक 500 की नहीं है। यही काम इधर हो रहा है कि एक तो आपने मशीनरी परचेज की, वो मशीनरी परचेज करना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस मशीनरी को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, वो भी मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सपेंस आउट नहीं होती। ऑलराइट? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कहा ना कि बुक अब 500 की नहीं है, 600 रुपए की। आपको पता है जब दोबारा लेने के लिए जाओगे अपने लिए, दोबारा से 100 रुपए का पेट्रोल लगेगा, तो आपके वो बुक 600 रुपए में पड़ेगी। आप लॉस में जा रहे थे, हालांकि बुक तो 500 रुपए की थी, उसके ऊपर पब्लिश था 500 रुपए है, लेकिन आपने कहा नहीं 600 रुपए, मेरा एक्सपेंस इतना आया है। गॉट इट? तो ये जो कैरिज हमारे पास आ रहा है, उस मशीनरी को फैक्ट्री तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपने वो अपनी फैक्ट्री मशीनरी को ही चार्ज करनी है, मतलब कैपिटलाइज करना है, आप एक्सपेंस आउट नहीं करना है। राइट? नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज 12। अच्छा, 12 बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास थी ये ट्रांजैक्शन। 12th का लिंक 11 से है। 11 देखें, कहते हैं द परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन फॉर द कैंटीन। आप लोग अक्सर देखें कि कहीं आप कैफे वगैरह में चले जाएं या पेट्रोल पंप्स वगैरह में जाएं जहां पर उनका कैफे बना हुआ होता है, तो आप लोगों को ना वहां पे एक तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए एक मशीन रखी हुई होती है। मतलब पिज्जा हट पे जाए ना तो वो अपनी कोल्ड ड्रिंक खुद से बना के देती हैं आप लोगों को, है ना ऐसा? मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि वो पेप्सी कोक वगैरह इस तरह यूज कर रहे हो, वो अपनी ड्रिंक ना खुद बना के देते हैं। जैसे कि किसी भी पिज्जा शॉप पे चले जाओ, मोस्टली उनके पास उनकी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए वो मशीन तो रखी हुई होती है। तो जैसे कॉफी बनाने के लिए उसकी मशीन रखी हुई होती है, चाय बनाने के लिए वो मशीन मौजूद होती है, उसकी बात कर रहा है कि हम लोगों ने वो एक मशीन परचेज कर ली।
तो वो तो हमारा एक एसिड है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ये बात क्लियर थी, 11 नंबर सबको क्लियर था। लेकिन उस सॉफ्ट ड्रिंक को परचेज करना, आगे कहता है द स्टॉक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक परचेज्ड फॉर रीसेल अलोंग विद अबाउ मेंशन वेंडिंग मशीन। अब जब हम लोगों ने सपोज गाड़ी लेनी होती है तो क्या गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल नहीं डलवाते? गाड़ी का लेना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाना रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलेगी? लेकिन हम लोग जो उसमें सपोज उस टाइम पे टैंकी फुल करवा ली, 10,000 रुपए का एक्सपेंस आ गया, तो क्या 10,000 रुपए हम गाड़ी को चार्ज करते हैं? नहीं, हमारा एक्सपेंस आउट हो जाता है। इसी तरह से जो मशीन परचेज की थी ना, तो वो हमारे लिए हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उस मशीन के साथ कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स आई थी, कुछ मटेरियल मौजूद था जो कि हम लोगों ने सेल करना था आगे। तो वो जो मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया है, वो मटेरियल की कॉस्ट हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे पड़ेगी, वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी का पार्ट नहीं बने। क्लियर? कहता है कि अलोंग विद मशीनरी वेंडिंग मशीन, कि वो तो परचेज की, लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हम लोग परचेज करके ले आए। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक परचेज करने का मकसद क्या था? रीसेल करना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको यूज करना नहीं था। वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो हमारा एसेट नहीं है। क्लियर? और कोई ट्रांजैक्शन? सब क्लियर? नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप लोगों ने देखा कि एज एन अकाउंटेंट हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होती है ना, जो हम लोगों ने प्रिपेयर करके देनी होती है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैंने ये आप लोगों को बताया था कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। क्या आपको याद है? बताएं, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल है? 5 है। शाबाश। कौन कौन सी? शाबाश, गुड भाई, बताना। हाँ, आप बताओ ऊंची बात। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी। आज तीसरा दिन है, मुबारक हो। साथ वाले कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुन लें। ओके, देख देख के बता रहे हो? एक हुए थे। FR1 में आजकल मैं यही पढ़ा रहा हूँ। आगे चलो, देख लो एक नजर नीचे देख लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अच्छा, अब हम लोगों ने ये पांचों स्टेटमेंट इधर नहीं पढ़ती। हम लोगों ने कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़नी है? तो कौन कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा, आपको याद है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का सेकंड नेम क्या था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या आप इसको कह सकते हो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। या तो स्टेटमेंट का वर्ड यूज करो इसके लिए, या अकाउंट का वर्ड यूज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। हम लोग अकाउंट नहीं बनाते, हम लोग प्रॉफिट और लॉस को स्टेटमेंट की फॉर्म में बना रहे होते हैं, तो इसलिए हम मोस्टली इसके साथ स्टेटमेंट का वर्ड यूज करते हैं। या फिर इसको कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट, राइट? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सेकंड नेम क्या है? बैलेंस शीट। गुड। अच्छा, देखिए, अब दोनों स्टेटमेंट्स का ना अपना अपना पर्पस है। आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना होता है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, द इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना होता है। उससे आपको पता चलता है कि आप लोगों के पास प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ने आपको बताना होता है
कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर कैसी रही, उसने कैसा परफॉर्म किया, उसका पता कैसे चलेगा जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर, मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर। वैसे अगर आप चाहो तो आप हाफ ईयरली बेसिस पे भी बना सकते हो, आप क्वार्टरली बेसिस पे भी बना सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है आप मंथली बेसिस पे भी बना सकते हो। इवन के सॉफ्टवेयर्स वगैरह मौजूद हैं, तो हर टाइम हमारी इनकम स्टेटमेंट भी अपडेट हो रही होती है, बन रही होती है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं सीखना कि सॉफ्टवेयर में ये सारा काम आपने करना है। इन प्रैक्टिकल लाइफ सबको सॉफ्टवेयर में हो रहा होगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे सीखना है जैसे मैनुअल अकाउंटिंग है, और आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग हमने रजिस्टर पे लिखा और वहां से अपनी अकाउंटिंग। ऑलराइट, अभी आप लोगों ने ये नहीं देखना कि आप लोगों ने ये सारा काम कंप्यूटर पे करना है, अभी मैनुअल बेसिस पे चलेंगे। तो हम लोगों ने ना सबसे पहला काम ये करना होता है कि उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इतनी मेहनत करते रहे तो उस मेहनत का सिला क्या मिला है हमें, हमारा जो बिजनेस है ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रॉफिट ज्यादा अच्छे होंगे तो मतलब ग्रो कर रहे हैं, अगले साल मजीद मेहनत करने को दिल करेगा। लॉसेस पे होंगे तो फिर भी और ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि उन लॉसेस को रिकवर करवा सके हम लोग। तो हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता चलता है किससे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिर हम चले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब तक आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ना बन जाए, मतलब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू ना आ जाए, तब तक आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपको। जब आप इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं फिर आप बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। बैलेंस शीट के नाम को देखें ना तो वो कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये परफॉर्मेंस नहीं बताता। आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इनकम स्टेटमेंट बिजनेस की परफॉर्मेंस बताएगा कि परफॉर्म कैसा कर रहा है, और बैलेंस शीट बताती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो कौन सी पोजीशन पर मौजूद है। मींस दैट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बिजनेस के बाद सपोज के 5 लाख रुपए थे, एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के पास 8 लाख रुपए हैं, तो उसकी पोजीशन ज्यादा बेहतर ना हो गई। स्टार्ट में उसके पास इतने एसेट्स नहीं थे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने परचेजेस वगैरह की तो अब उसके पास अच्छे खासे एसेट्स हैं। पहले हमारे पास एडवांस मशीनरी नहीं थी, अब हमारे पास एडवांस मशीनरी है। साथ में हमने अपनी लायबिलिटीज को भी देखना होता है कि स्टार्ट में हमारे पास लायबिलिटीज क्या थी, एट द एंड ऑफ द ईयर अब हमने कितने लोगों के पैसे देने हैं। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन को मेंटेन किया जाता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और जितने अब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी इंक्रीज होती जा रही हैं। ऑलराइट, और हमारा जो ज्यादातर फोकस होता है ना वो अपने कैपिटल की वैल्यू के ऊपर होता है कि हमारा कैपिटल ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लायबिलिटीज तो हमारा अपना पैसा है नहीं। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी पॉकेट में 5,000 रुपए हैं, क्या वो 5,000 रुपए मेरे अपने हैं? हाँ अपने हैं, अगर मैंने किसी और के नहीं देने तो। लेकिन अगर साथ में मैं ये कह दूं यार मैंने 2,000 रुपए किसी के देने भी हैं, तो क्या मेरे 5,000 रुपए हैं? कितने हैं? 3,000 रुपए हैं। तो आपने बिजनेस की इस पोजीशन को देख, तो मैं 5,000 रुपए शो जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं 5,000 की पोजीशन पे नहीं हूं। पोजीशन मेरी 3,000 रुपए जो मेरा अपना है। ऑलराइट, तो बिजनेस के पास उसका अपना पैसा कैपिटल की फॉर्म में होता है। गॉट इट? और फॉर द ईयर जितना भी आपका प्रॉफिट आता है ना, आपके कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। फॉर द ईयर आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट से जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वो आप लोगों के कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। ऐसे समझिए जैसे मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो मेरा कैपिटल है एट द स्टार्ट 100 रुपीज था। उस 100 रुपए पर मैंने मेहनत की और 40 रुपए उसके ऊपर मुझे रिटर्न आ गया, प्रॉफिट मिल गया। तो अब इन टोटल मेरे पास अगले साल इन्वेस्ट करने के लिए 140 रुपए है। गॉट इट? कैपिटल में ऐड हो गया, लेकिन मुझे अपना घर चलाने के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए। मैंने उसमें से 20 रुपए निकाल लिए। अब जरूरी नहीं कि जितना प्रॉफिट आया सारे का सारा निकाल, ये जरूरी नहीं होता। मतलब आप कुछ ना कुछ मजीद अगले साल के लिए इन्वेस्ट भी करवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका बिजनेस है, आपकी मर्जी कि आप सारे का सारा प्रॉफिट विड्रॉ करवा रहे हैं या कम अमाउंट विड्रॉ करवा रहे हैं। सपोज अगर मैंने 20 रुपए विड्रॉ करवा लिए तो इसी 140 में से लेस होनी है,
तो बाकी अमाउंट कितनी? 120। तो अगले साल के लिए कैपिटल कितना होगा? 120। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा अब यहां पर देखें, financial statements or reports of an entity to provide its stakeholders. Stakeholders क्या होते हैं? क्या बात है, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ रहे हो, शाबाश, गुड। I2B में भी है, चले बहुत अच्छी बात है। I2B कौन पढ़ा रहा है? सर राणा साहब। वाह, क्या दोनों राणे इतना अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों राणे एक ही दिनों में आ गए हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। अच्छा, इंटरेस्ट से मुराद ये नहीं है जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, किसी भी किस्म का इंटरेस्ट, वो स्टेक होल्डर कहलाएगा। अच्छा, इसी के साथ एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसे कहा जाता है, मैं अकाउंटिंग पढ़ाना तो छोड़ दूं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो शेयर होल्डर कहलाएंगे। अच्छा, बेसिकली बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं। जब कंपनी की बात करते हैं ना, तो बिजनेस के मालिक को शेयर होल्डर कहा जाता है। जब हम लोग पार्टनरशिप में होते हैं तो बिजनेस के मालिक को पार्टनर्स कहा जाता है। जब हम लोग सोल ट्रेडर होते हैं तो बिजनेस के मालिक को सोल ट्रेडर, ओनर ऑफ द बिजनेस ही कहा जाता है, उसको भी शेयर होल्डर नहीं कहते। बात क्लियर हो? प्रोप्राइटर कह देते हैं, सोल ट्रेडर कह देते हैं। बात क्लियर हो गई? तो शेयर होल्डर से मुराद होता है इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस, और स्टेक होल्डर से मुराद होता है having any type of interest in the business. Got it? Yes, sir. अच्छा, उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर खुद शेयर होल्डर है। Yes, sir. सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ना खुद शेयर होल्डर है। बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी बंदे का होगा जिसका पैसा लगा हुआ है, लेकिन बिजनेस में उसके एम्प्लॉयज भी काम कर रही हैं, उनका भी इंटरेस्ट है, हालांकि उन्होंने पैसा नहीं दिया हुआ। उनका क्या इंटरेस्ट है? सैलरी। हम लोग अगर काम कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें सैलरी टाइम पे मिलेगी। अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस प्रॉफिट के ऊपर हमें बोनसेस भी मिलेंगे, हमें इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ऑलराइट, इसी तरह से हमारे सप्लायर इन्वेस्ट तो नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन उनका इंटरेस्ट है क्या? कि भाई बिजनेस चलता रहेगा तो हम रॉ मटेरियल इनको सप्लाई करते रहेंगे और ये हमें हमारे पैसे टाइम पे करते रहेंगे। हमारे कस्टमर्स वो अभी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। क्या उन्हें पता है कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीप रेट हमें यहाँ से मिल सकती है, दूर भी नहीं जाना पड़ता। मतलब आप लोग देखें कि अगर घर की जरूरियात जिंदगी की कुछ चीजें आप लोगों ने लेनी हो ना, सपोज आप लोगों ने ये ऑयल, चीनी, पत्ती, ये चीजें लेनी है, काफी सारे करियाना स्टोर होंगे, लेकिन आप किसी एक के पास ही जाते होंगे। ऐसे एफिलिएशंस क्रिएट हो जाती हैं, हालांकि औरों के पास भी तो वही चीनी मौजूद है, रेट भी बिल्कुल सेम है। अच्छा, अगर उसकी शॉप क्लोज हो जाए, आपके लिए भी मसला बन जाता है, यार अब मैं कैसे जाते हैं, है ना? ऐसा कस्टमर्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई अगर ये कंपनी चलती रहे, हमें घर तक आके वो चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, सस्ते दामों दे रही हैं, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे दे रही हैं, अगर ये खत्म हो गई कंपनी तो हम किसको ढूंढेंगे? पता नहीं, बाकी हमें इस रेट पे दे ना दे, क्वालिटी कैसी हो, हजारों क्वेश्चन अपने माइंड में आती है ना? ऐसा तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। इसी तरह से बैंक्स हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। क्यों? हमने उनसे लोन लिया हुआ है और उनका क्या इंटरेस्ट है? क्या उस लोन की अमाउंट पर हम उनको इंटरेस्ट पे कर सके। क्लियर? गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है भाई, वो कहते हैं बिजनेस और जितना ग्रो करेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उतना टैक्स ज्यादा पे करोगे। उनका जो इंटरेस्ट होता है टैक्स की अमाउंट के ऊपर होता है। पब्लिक, जनरल पब्लिक, उसका भी स्टेक होता है। क्या कि सपोज अब आप देखें एम्प्लॉयमेंट कि वहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है कि जिस इलाके में फैक्ट्री जाके लगाते हो वहां पर पोल्यूशन वगैरह, सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, वहां की जमीनें खराब हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं, जेरे जमीन पानी खराब हो जाता है, सारे केमिकल जमीन के अंदर जा रहे हैं, इसका भी इफेक्ट आता है। ऑलराइट, आई होप कि आपको स्टेक होल्डर्स की समझ आ गई। जहां पर इनको कहा जाता है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको कहा जाता है यूजर्स
ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। ऑलराइट, financial statements are a report of an entity to provide its stakeholders with necessary information to their decision-making needs. The term entity is used to describe any type of organization for which we do accounting, a business, a company, a bank, a charity organization. Simple is that कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं, इन शॉर्ट हम उसे कहते हैं एंटिटी। ऑलराइट, अब चाहे वो बिजनेस है, वो बैंक है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, हम लोगों ने उसे कहना है एंटिटी, जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके साथ स्टडी कर लें। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई बिजनेस को बिजनेस ऑनर से सेपरेट रखें। बिजनेस ऑनर इज नॉट बिजनेस एंड बिजनेस इज नॉट बिजनेस ऑनर, दोनों की डीलिंग्स अलग अलग होती है। बिजनेस ऑनर्स की एक्टिविटीज बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं कहलाती, और ना ही बिजनेस की एक्टिविटीज बिजनेस ऑनर्स की एक्टिविटीज कहलाती है। मतलब हम लोगों ने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लेनी होती है ना, वो बिजनेस ऑनर की नहीं लेनी, बिजनेस की लेनी। ऑलराइट, यही वजह है कि जब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होता है तो हम लोग कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं सर, बिजनेस ऑनर का तो बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मैं अकाउंटिंग बिजनेस ऑनर की कर रहा हूँ? मैं तो बिजनेस की कर रहा हूँ, और दोनों को एक दूसरे को से सेपरेट रखना है। इसे कहा जाता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस को बिजनेस ऑनर से अलग डील करना है आप लोगों ने। चाहे अब सोल ट्रेडर के केस में बिजनेस ऑनर ही फुली इन्वॉल्व होता है अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन आपने फिर भी जो बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, शॉप का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसको सेपरेट रिकॉर्ड करना है एज कंपेयर टू बिजनेस ऑनर के अपने पर्सनल घर का बिजली का बिल। क्लियर? उसकी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके घर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम शॉप की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम सिर्फ शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस ऑनर अपने पर्सनल फंड से पे करते हैं, तब हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल के तौर पर। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि बिजनेस ऑनर के घर का बिल बिजनेस अपने पैसे से पे कर, तब भी रिकॉर्ड करेंगे, ड्राइंग के तौर पे जाके रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं रिकॉर्ड होगा। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, financial reports are constructed as if the business entity is separate from its owners. In other words, the business entity and its owners are differentiated. This concept has a legal substance in case of a company. क्यों? क्योंकि कंपनी की अलग से आइडेंटिटी होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो अपने नाम से अपने एसेट्स परचेज करेगी, लायबिलिटीज उसी के नाम पर होंगी, उसके अगेंस्ट केस हो सकता है, वो किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, उसका अपना नाम मौजूद होता है। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर हम लोग बात करें एक शॉपकीपर की, उसे अपना बिजनेस रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं हो। अब वहां पर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे बिजनेस और बिजनेस ऑनर दोनों इस तरह से हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको अलग कर। गॉट इट? कहते हैं कौन सा ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कंपनी के केस में तो आपको नजर आएगा कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर सेपरेट फ्रॉम कंपनी। गॉट इट? लेकिन जब बात करते हैं सोल ट्रेडर की, पार्टनरशिप की, तो उनमें वो एक किस्म की सेपरेशन नहीं आ रही होती, क्योंकि बिजनेस की अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं होती। बिजनेस हमेशा अपने ऑनर्स के नेम से पहचाना जाता है, लेकिन कहते हैं कि आप उसकी भी अकाउंटिंग करने चाहें
तो आपने बिजनेस ओनर को सेपरेट डील करना है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखो, a company by law is a legal person separate from its owners, the shareholders. However, the concept is also applied to sole traders and partnership in accounting. Any issue? Example number 2, इसमें आप लोगों ने बताना है discuss whether you would consider the following events as business transaction. Business transaction क्या होगी? जब बिजनेस के किसी किस्म के कोई मामलात होंगे तो हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। ओके, जैसा द फर्स्ट वन इज अ बिजनेस मैन परचेज्ड अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज। अब बिजनेस के लिए नहीं है तो बिजनेस कैसे नहीं बनने वाली। अच्छा, फिर देखो, बाय you buy drawing a cash from, अच्छा प्राइवेट यूज के लिए था और प्राइवेट फंड ही यूज करता तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं थी, हमें रिकॉर्डिंग करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी अपनी प्राइवेट यूज के लिए गाड़ी आ रही है, बिजनेस के यूज के लिए नहीं है, तो गाड़ी बिजनेस की नहीं है। गाड़ी बिजनेस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस का पैसा लगा है तो वो कैश को रिकॉर्ड करेगा, अपना कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन वो कैश कहाँ यूटिलाइज हुआ? बिजनेस ओनर की नीड्स को पूरा करने के लिए। तो अगर बिजनेस ओनर की नीड्स को पूरा करेगा तो फिर ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है और रिकॉर्डिंग ड्राइंग्स के तौर पर होगी। फिर देखें, however he also uses it for coming to the office, तो हम क्या करें? बगैर गाड़ी के आ जाओ। ओके, अच्छा अब देखो इसका सोल्यूशन देखें। फर्स्ट नंबर कहते हैं परचेज ऑफ अ व्हीकल इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि बिजनेस के यूज के लिए नहीं है, क्या पर्सनल यूज के लिए है। However, the cash withdrawal is a business transaction और इसकी रिकॉर्डिंग होगी as got it? सब बच्चों को क्लियर है? सो रहे हैं? सो रहे हैं? Second one is A, B, C and company has paid the electricity bill of one of its partners. मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा क्योंकि वो कंपनी का अपना नहीं है, पार्टनर्स का है। फिर क्या कहते हैं, however the amount is recoverable from the, कहते हैं कि ये अमाउंट हमें रिकवर हो जाएगी। अभी पे कर रहे हैं लेकिन बाद में हमें ये अमाउंट रिकवर हो जानी है। अब देखें, कहते हैं पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर इज बाय द, हेंस दिस इज अच्छा अब ऐसी सिचुएशन में देखें ना, सपोज कि अगर आज आपने गुड्स सेल की और आपको अगले दिन पैसे वापसी मिल गए, तो आप लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट डे सेल्स रिकॉर्ड करोगे ऑन क्रेडिट, अपना डेटर उसको बनाओ। जैसे ही वो आपको चाहे 3 घंटे के बाद आके क्यों ना पैसे दे दे, उस टाइम पे आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट या कैश को डेबिट और डेटर को क्रेडिट, मतलब 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती। यहाँ पर भी चाहे वो अमाउंट आपको रिकवर हो जाए, जब रिकवर होगी दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी था हम लोगों ने पे की। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस ओनर ने हमें पैसा दिया। क्लियर? तो आपने इसको अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन दोनों सिचुएशन में बनाना है क्योंकि बिजनेस इन्वॉल्व हो रहा है, बिजनेस का कैश का इनफ्लो भी हो रहा है, बिजनेस के कैश का आउटफ्लो भी हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, थर्ड वन, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लाइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखें, ऑफिस में रखा हुआ था तो मतलब बिजनेस के यूज में था, बिजनेस के यूज में था और उसको आग लग गई, तो नुकसान किसका है? बिजनेस का है। लेकिन यहां पर देखा जाती है ऑनरशिप, क्या ऑनरशिप किसकी है? क्या वो जो फर्नीचर है वो बिजनेस की ही ऑनरशिप में था? तो फिर तो होगा बिजनेस का नुकसान। अगर वो बिजनेस की ऑनरशिप में नहीं था तो बिजनेस का लॉस नहीं है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर lying in the office were destroyed by fire. Furniture was owned by one of the partner, मतलब बिजनेस का तो नहीं था, तो अगर उसको आग लग भी गई है तो बिजनेस का नुकसान नहीं है, ये पार्टनर का नुकसान है। फिर क्या कहते हैं, एंड इट वॉज नॉट इन द यूज ऑफ, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सपोज आप अपनी कोई चीज लेकर कहीं पे चले गए, ये जैसे कॉलेज में लेकर अपना मोबाइल वगैरह आ गए और यहाँ से आपका मोबाइल गिरा और टूट गया, कॉलेज वालों का नुकसान है। क्यों? कॉलेज में टूटा है, ऑनरशिप आपकी है और हमारे यूज में भी नहीं है, तो आपका नुकसान है ना। तो भाई अगर कोई बिजनेस पार्टनर अपना कोई ऑफिस फर्नीचर वगैरह ऑफिस में लेके चला गया है और बाय चांस उसको आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया, बिजनेस का कुछ नहीं जाता, बिजनेस का नुकसान नहीं है, क्योंकि वो फर्नीचर बिजनेस का था ही नहीं, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो। बात क्लियर? नेक्स्ट, आई होप कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है अकाउंटिंग से एलिमेंट, ऐसे ही है ना सब बच्चों की? तो क्या कोई फर्क है कि मैं मेडिकल का हूँ या इंजीनियरिंग का हूँ या मैंने कभी पीओएम वगैरह पढ़ी नहीं पढ़ी, है कोई फर्क? शाबाश, गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिंदगी में हजारों ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो रोना नहीं शुरू कर देना, कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत से काम ऐसे आते जाएंगे जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम करने होंगे, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो काम मुश्किल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक ही काम एक ही पर्सन के लिए इजी होता है, दूसरे के लिए वही काम मुश्किल होता है। जैसे पर्सन से मिलोगे उन्होंने आपका माइंडसेट वैसा बना दिया, लूजर से मिलोगे तो उन्होंने ड्रा देना है आप लोग, फेलियर से मिलोगे तो उन्होंने डराना है कि भाई नहीं कर सकते, लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर सक्सेसफुल पर्सन से मिलोगे तो मोटिवेटेड भी होंगे, और ऐसे लोग आप लोगों को मिलेंगे नहीं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। ये बात हकीकत है। मार्केट में जो आप लोगों को मशवरे देने के लिए लोग निकलते हैं ना, वो लूजर्स हैं, क्योंकि उनके पास कुछ करने को है ही नहीं, उन्होंने आप लोगों को भी डिमोटिवेट करना है। और जो सक्सेसफुल पर्सन हैं उनके पास टाइम नहीं है आप लोगों से मिलने के लिए, और वो आपको मिलेंगे नहीं। तो आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को वो लोग सिर्फ नजर नहीं आ रहे हो। तो आप लोगों ने ना बता हर चीज, देखो मैं अगर आपसे ये कहूँ ना कि यार ये चीज मुश्किल है, मे भी वो चीज मेरे लिए मुश्किल हो, आप लोग इजीली उसको कवर करते हैं। मैं आपसे कहूंगा ये चीज यार बहुत इजी है, मे भी मेरे लिए इजी हो, आप लोगों के लिए ना हो, तो आप लोगों ने ना अपने आप को जज करना। इवन कि आप डिफरेंट माइंड जहां पे बैठे हुए, हर किसी की सोच डिफरेंट है ना ऐसा, तो आप एक जैसे नहीं है। यकीन रखें कि आप जैसा अजूबा कोई नहीं पैदा हो, यू आर द ओनली वन, आप जैसा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, जो क्वालिटीज आप में है वो किसी और में नहीं, जो आप कर गुजरते हैं ना कोई नहीं करेगा, और ये बात हकीकत है। अपनी क्वालिटीज को पहचान, एक पर्सन के अंदर एक क्वालिटी होती है ना, तो वो जरूरी नहीं दूसरे में भी वही हो, दूसरे के अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी मौजूद हो। किसी को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो किसी को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अच्छा लगता है, दोनों ही दोस्त, लेकिन दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। तो मतलब अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो न्यूमेरिकल ना करो, तो क्या इसके बगैर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे? भाई चाहते ना चाहते हुए आपने हर काम कर, इजी है मुश्किल है, आपको पसंद है नहीं है, आपसे किसने आपकी पसंद पूछी है? पूछी है किसी ने? क्या आगे आपने कहा है कि आपकी पसंद के मुताबिक मैं सब्जेक्ट बना दूंगा? तो फिर आपने करना है, आपसे तो पूछे नहीं गया। तो आपके लिए ना जो चीज पढ़ रहे हो हर चीज आपकी फेवरेट, और हर चीज में आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट डेवलप करना, और ये इंटरेस्ट डेवलप करना आपका अपना काम। बस आप लोग ना समझो कि ये चीज बोरिंग है, ये चीज मुझे नहीं आती, ये चीज मुश्किल है, अपने दिलो दिमाग को ये बात बताओ ही ना, ये पागल है दोनों, इन्हें जैसा बताओगे ना इन्होंने वैसा एक्सेप्ट कर देना, और इन्होंने वैसे चलना शुरू कर देना। इन्हें बताओ कि नहीं भाई ऑल इज वेल, ऑल इज वेल एंड आई कैन डू इट, इन्होंने कसम से काम करना शुरू कर देना कि भाई बंदे ने नियत कर लिया है, अब पीछे नहीं हटने वाला, तो वो नियत कर लो कि मैंने ये काम करना, ओके, सब कुछ होता, ना होने वाली चीजें भी हो जाती, नियत है उसके। अब नेक्स्ट, the proprietor provide a generator
टू द ऑफिस। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि कैपिटल जरूरी नहीं है आप लोग इन द फॉर्म ऑफ कैश ही थे। अब देखें, बिजनेस को भी जनरेटर की जरूरत है। अगर आप कैश देते तो उसने मार्केट से जाके जनरेटर ले लेना था, आपके पास घर में फालतू रखा हुआ था, उठाओ बिजनेस को दे दो। लेकिन देखो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसके मुताबिक आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वो बिजनेस, अब क्या बिजनेस ने जनरेटर के लिए पैसे दिए, तो बिजनेस क्या करेगा, जनरेटर को डेबिट करेगा। अब मैं डेबिट क्रेडिट का वर्ड तो यूज कर सकता हूँ ना, जनरेटर को डेबिट करेगा क्योंकि उसके बाद जनरेटर आया है। लेकिन क्या उसने कैश पे किया, नहीं, तो क्रेडिट किसको करेगा, कैपिटल को क्रेडिट कर देगा। बात क्लियर हो गई। अब रिकॉर्डिंग करेगा वो जनरेटर की। फिर देखें क्या कहता है, द जनरेटर इज प्रेजेंटली नॉट वर्किंग, मतलब हमारे घर में रखा हुआ था तो वो इन यूज नहीं था, काम में नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने उठा के बिजनेस को दे दिया। फिर क्या हुआ है कि एंड इट वुड हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज, तो लाजमी बात है उसमें थोड़ा बहुत कोई खराबी वगैरह होगी तो बिजनेस यूज करने से पहले उसकी रिपेयरिंग करवा है, तो रिपेयरिंग एक्सपेंस वगैरह आएंगे। फिर कहता है द जनरेटर वाज लाइंग इन द प्रोप्राइटर्स हाउस, मतलब प्रोप्राइटर के घर में पड़ा हुआ था और वहां से बिजनेस के यूज में उसको लाया गया। तो क्या ये हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो फोर्थ नंबर देखें क्या था, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन and it is required to be recorded as capital invested in business in form of a generator. All right, good. The next one is balance recoverable from an employee was written off after his death. Written off से मुराद होता है डिलीट कर देना, खत्म कर देना। तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा वो लिख रहे हैं ना आफ्टर हिज डेथ, आप लोगों ने अक्सर नमाज जनाजे में बॉयज जाते होंगे तो देखा होगा कि वहां पे ऐलान किए जाते हैं कि अगर किसी का कोई कर्जा वगैरह है तो उसके वारिसन देने के लिए राजी हैं, अदरवाइज आप लोग माफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि एक हमारा एम्प्लॉय था, उसने हमसे कोई लोन वगैरह लिया हुआ था और उसने वो लोन अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवा लेना था, लेकिन इससे पहले कि वो लोन डिडक्ट करवा था वो खुद अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, तो हमने उनके लोन को माफ कर दिया और अब हम लोगों ने उसको अपना रिसीवेबल कंसीडर नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में बैड डेट, तो बैड डेट का नाम इसलिए नहीं यूज कर रहा था क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, ओके, इसे कहा जाता है बैड डेट। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने देखो, मेरा एक रिसीवेबल था, इसे कुछ नहीं कहा जाता फिलहाल, हेलो, अभी इसे कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि वो मर गया है तो उस बेचारे को मैंने क्या किया, तो इसलिए मैंने उसको जो पैसे लेने थे वो मैंने उसको माफ कर दिए। तो मेरे पास वो पहले मेरा रिसीवेबल था कि मैंने उसे वो अमाउंट रिकवर करनी थी और मैंने अब उसको अपना रिसीवेबल कंसीडर नहीं किया, मेरा रिसीवेबल वो खत्म हो जाए। ऑलराइट, बिजनेस ने इसकी रिकॉर्डिंग करनी। तो देखो नेक्स्ट कहता है, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन as the employee was working for the business and such waiver मतलब माफ कर देना, छोड़ देना, is a form of benefit to the employee. Okay, any issue? कैसे रिकॉर्डिंग होगी वो जाके देखेंगे चैप्टर नंबर 5, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है वो जाके देखेंगे चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड, कोई इशू हो तो डिस्कस कर सकते हैं। ऑल क्लियर? चले, अकाउंटिंग पीरियड आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं। अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड, और ये यूजुअली हमारे पास 12 मंथ्स टाइम ड्यूरेशन होता है। ऑलराइट, कंप्लीट 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट 1 ईयर हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट हो 31 दिसंबर पे एंड हो, ये जरूरी नहीं है, ये किसी भी मंथ के किसी भी डेट से स्टार्ट हो सकता है। तो उसके बाद टोटल 12 महीने आप लोगों ने काउंट करने होते हैं, ये आप लोगों का अकाउंटिंग ईयर कहलाता है जी। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आप लोगों ने पढ़ लिया है ना सब बच्चों ने, पढ़ लिए?
यहीं से देखे थे। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Statement of financial position is also known as report the financial position of an entity as at a particular date। मतलब देखो, जो मेरी कल पोजीशन थी आज मेरी वो पोजीशन नहीं होगी, जो मेरी आज पोजीशन है वो आने वाले कल नहीं होगी, तो इसलिए उसने कहा पर्टिकुलर डेट। और ये पर्टिकुलर डेट क्या होती है? अकाउंटिंग ईयर एंड डेट। और अकाउंटिंग ईयर एंड डेट पर ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड डेट है 31 दिसंबर, तो मतलब 31 दिसंबर ईयर 1 को हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। ऑलराइट, फिर देखें नेक्स्ट, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी इज शोन इन इट्स। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? इसमें हमारे पास शामिल हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड बेसिकली ड्राइंग्स कैपिटल का पार्ट बन जाता है। ड्राइंग्स कैपिटल का पार्ट बन जाता है। तो जब मैं कैपिटल की बात करूं तो समझ लेना कि आफ्टर डिडक्टिंग ड्राइंग्स, और इसका सेकंड नेम क्या है कैपिटल का? इक्विटी। कैपिटल ये ऑनर्स इक्विटी, कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी या सिंपल इक्विटी का वर्ड भी यूज कर सकते। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को लेके चलती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को लेके चलती है। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? assets is equal to capital plus liability। और इसी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है। क्या हम लोगों ने एक एसेट्स का पोर्शन बनाना होता है, उसमें अपने तमाम नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स उन सब का टोटल कर देना होता है कि हमारे पास बिजनेस के पास ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं और उनका टोटल ये है। फिर दूसरा पोर्शन हमने बनाना होता है कैपिटल का, कि हमने कितना पैसा इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना आया, हम लोगों ने ड्राइंग्स कितनी की, वो कैपिटल का पोर्शन आ जाएगा। और उस कैपिटल में जाके हम लोग ऐड कर देते हैं अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी, और इनका टोटल हमारे एसेट्स के टोटल के इक्वल हो जाता है। और जैसे इक्वल हो जाए समझ लेना कि कोई ऐसा सच मिस्टेक क्वेश्चन में नहीं। चांसेस होते हैं इक्वल आ जाए तब भी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन 90% तक कोई मिस्टेक नहीं। क्लियर? फिर कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब इनकम स्टेटमेंट। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का वर्ड हम लोग यूज करेंगे एफआर 1 के अंदर जाकर। अभी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट। अच्छा देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन अ पीरियड। अब बैलेंस शीट पोजीशन ऑफ द एंटिटी और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन अ गिवन पीरियड। मतलब जो परफॉर्मेंस शो करनी है ना वो पूरे साल की शो करनी है। पोजीशन बतानी है तो वो एट दैट डेट बतानी है। क्लियर? फिर देखें इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट्स हैं, उनमें से द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अ लिस्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का कैसे पता चलेगा कि बिजनेस की टोटल इनकम्स में से उसके एक्सपेंसेस लेस कर दो तो जो अमाउंट आपके पास बच जाएगी वो आपका प्रॉफिट कहलाएगी। और अगर इनकम कम और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो नेगेटिव टर्म आएगी तो लॉस बन जाएगा आप लोगों के पास। तो अ लिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हिच रिजल्ट्स इन अ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। और दूसरा है हमारे पास द स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में आप नहीं बना, या फिर 1 में बनाएंगे। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप लोगों ने नहीं बनानी, या फिर 1 में जाके देखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये हम लोग सारे पढ़ चुके हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? शाबाश, जब इस तरह से पूछा जाए तो सिर्फ 5 ही बताने हैं। ओके, बाकी थी हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग। जो हम लोगों ने 10 डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। शाबाश,
इसमें से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? शाबाश। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के तो इनकम है, यही सब कुछ इधर लिखा हुआ है। A statement of financial position consists of 3 elements: asset, liability, equity. These 3 elements form the accounting equation. और accounting equation हमारे पास कौन सी बन रही है? Asset equal to liability plus equity. The statement of comprehensive income consists of 2 elements known as income and expenses. The difference of these 2 elements determines the profit or loss for an accounting period. अच्छा, इसके बाद ना उसने तमाम तर इन एलिमेंट्स को डिफाइन किया है। ये डेफिनेशन हम लोगों ने पहले से पढ़ ली, तो आप लोगों ने ना इनको अच्छे तरीके से जरा रीड करके आना है। कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसे वर्ड्स जो आप लोगों को समझ ना आए, उनकी हम लोग कल डिस्कशन करनी है। अदरवाइज आप लोगों ने एसिड्स, उसकी क्लासिफिकेशन, लायबिलिटीज, उनकी क्लासिफिकेशन, फिर ये एग्जांपल्स वगैरह कि अब फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ इतना बताना है कि आपका एसिड है या लायबिलिटी है। सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें आपने बताना है कि एसिड या लायबिलिटी है तो कौन सा एसिड और कौन सी लायबिलिटी है, कि करंट या नॉन करंट, तो उसके बारे में आप लोगों ने साथ में बता देना है। फिर ये इक्विटी का पोर्शन हमारे पास आ गया, कैपिटल इक्विटी का पोर्शन आ गया, जहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हुए आप लोगों ने थर्ड वन बताना है कि एसिड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो एक चीज इसमें मिसिंग होगी, बाकी तो बता देगा, तो जो मिसिंग है वो आप लोगों ने बता देनी है, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है। इनकम को आप लोगों ने रीड करना है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से। एक्सपेंसेस को आप लोगों ने रीड करना है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले पहले आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह।